हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं स्ले द गोट सीरीज के एपिसोड नंबर 7 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उन्हें भी जाकर एक बार जरूर से देख लेना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन क्यू के साथ साथ और काफी सारे डिसेबल्स भी कैंगनान सिटी के ट्रेनिंग कैंप की तरफ निकल चुके थे और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कैंगनान सिटी के ट्रेनिंग कैंप का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पूरे कैंप में हड़बड़ी मची हुई थी, क्योंकि उन सभी तक भी ये रिपोर्ट पहुंच चुकी थी कि आज यहाँ पे एक डिवाइन एजेंट आने वाला है और उस डिवाइन एजेंट को देखने के लिए वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। इवन सिर्फ डिवाइन एजेंट के लिए उन लोगों ने अपने ट्रेनिंग कैंप की सुरक्षा को वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। लेकिन जब वो अपने ट्रेनिंग कैंप के बाहर लिन क्यू और उसके मामूली से सामान को देखते हैं तो बेचारे उन सभी की सारी उम्मीदें वहाँ पे खत्म हो चुकी थी। उन्हें वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये मामूली सा दिखने वाला लड़का एक डिवाइन एजेंट कैसे हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे सीनियर ऑफिसर योहान वहाँ पे आकर अपने ऑफिसर्स को आदेश देते हुए कहते हैं कि जल्दी से उसे अंदर लेकर आओ। अपने सीनियर ऑफिसर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उनमें से एक ऑफिसर वहाँ पे लिन क्यू को लेने के लिए चला गया था, जबकि बाकी सभी वहाँ पे सीनियर ऑफिसर योहान से सवाल करते हुए पूछने लगे थे क्या यही लड़का वो डिवाइन एजेंट है जिसके लिए यहाँ पे इतनी सारी तैयारियां हो रही थी। जिस पे सीनियर ऑफिसर योहान उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कोल्ड टोन में बताते हैं कि हाँ यही है वो डिवाइन एजेंट, किंग ऑफ एंजल यानी माइकल का सक्सेसर। लेकिन वो जूनियर ऑफिसर्स लिन क्यू की तरफ देखते हुए कहते हैं लेकिन ये तो कहीं से भी एक डिवाइन एजेंट दिखाई नहीं दे रहा। जिस पे सीनियर ऑफिसर योहान उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं कि तुम्हें किसी के लुक को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस लड़के के बारे में धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो ऑफिसर लिन क्यू को अपने ट्रेनिंग कैंप के अंदर ले आते हुए उसे वहाँ पे अपना सारा ट्रेनिंग कैंप दिखा रहा था, क्योंकि अब अगले 1 साल तक यही लिन क्यू का नया कार्य होने वाला था। इसलिए हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे सारी जगहों को बहुत ही गौर से देख रहा था और उस ऑफिसर से लिन क्यू को वहाँ पे ये भी पता चल गया था कि इस साल ट्रेनिंग कैंप के अंदर ट्रेनिंग के लिए 239 से भी ज्यादा डिसेबल्स आने वाले हैं, जो कि लिन क्यू के लिए भी थोड़ा शॉकिंग था, क्योंकि उसे लगता था कि नाइट ऑफ गार्डियंस की तादाद बहुत ही ज्यादा कम होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे तो भर भर के नाइट ऑफ गार्डियंस आने वाले थे। लेकिन वो ऑफिसर लिन क्यू को बताता है कि जरूरी नहीं यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए सिर्फ नाइट ऑफ गार्डियंस ही आए, बल्कि आम लोग भी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और इसी तरह वो ऑफिसर वहाँ पे एक एक करके लिन क्यू को अपने ट्रेनिंग कैंप की सारी जगहें दिखाने लगा था। लेकिन वो लोग जहाँ से भी गुजर रहे थे सभी लिन क्यू को बहुत ही गौर से देख रहे थे। और जब लिन क्यू इस बारे में उस ऑफिसर से पूछता है तो वो ऑफिसर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है असल में यहाँ पे बहुत ही रियली कोई डिवाइन एजेंट ट्रेनिंग के लिए आता है, इसलिए यहाँ पे सभी लोग तुम्हें इस तरह से घूर घूर कर देख रहे हैं। जिसपे लिन क्यू उस ऑफिसर से दूसरा सवाल करते हुए पूछता है तो क्या मुझसे पहले भी यहाँ पे कोई डिवाइन एजेंट ट्रेनिंग करने के लिए आ चुका है। जिसपे वो ऑफिसर लिन क्यू को जवाब देते हुए बताता है कि हाँ ऑफ कोर्स आ चुका है, इवन एक डिवाइन एजेंट तो यहाँ पे मौजूद भी है। मास्क स्क्वाड का कैप्टन भी एक डिवाइन एजेंट ही था, जो कि अभी भी यहीं पे मौजूद है। उनकी मास्क स्क्वाड बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट है। मास्क स्क्वाड का नाम सुनकर हम देखते हैं कि लिन क्यू भी वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। और जब वो उनके बारे में और जानने के लिए ऑफिसर से पूछता है तो ऑफिसर ने उसे वहाँ पे ये कहकर टाल दिया था कि तुम अगले 1 साल तक यहीं पे रहने वाले हो, तो तुम्हें धीरे धीरे उन सभी के बारे में खुद ही पता चल जाएगा। और ये कहते कहते ही वो ऑफिसर लिन क्यू को उसकी बेस तक ले आया था, जहाँ पे वो अगले 1 साल तक रहने वाला था। खैर जब लिन क्यू उस बेस के अंदर आता है तो वहाँ पे काफी सारे रूम्स बने हुए थे और हर एक रूम से वहाँ पे अलग अलग आवाजें भी आ रही थी। उन आवाजों को सुनता हुआ जब लिन क्यू रूम नंबर 105 के पास पहुँचता है तो वहाँ पे कुछ लोग किसी को बुली कर रहे थे, जो सुनकर लिन क्यू भी उन्हें सबक सिखाने के लिए वहाँ पे तैयार हो गया था। लेकिन लिन क्यू वहाँ पे कुछ कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ एजेंट्स ने आकर उस बुली करने वाले लड़के को पकड़ लिया था और उसी के साथ वो उसे घसीट कर वहाँ से ले जाने लगे थे। इसलिए लिन क्यू भी इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा वहाँ पे अपने रूम के अंदर आ जाता है। और लिन क्यू का रूममेट कोई और नहीं बल्कि बेली डूमिंग ही था, जो कि वहाँ पे अपने साथ काफी सारे गिफ्ट्स भी ले आया था। इवन उसने वहाँ पे अपना पूरा रूम गिफ्ट के साथ भर दिया था और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे अपने रूममेट से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी दिखाई दे रहा था। इसलिए जब वो लिन क्यू को देखता है तो वो भागकर वहाँ पे लिन क्यू की तरफ जाने लगता है। लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे उसका पाँव फिसल गया था, जिसके चलते वो वहाँ पे अपने तोहफों पे ही जा गिरा था। लेकिन वो जल्दी से खुद को संभाल कर लिन क्यू को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है मेरा नाम है बेली डूमिंग और तुम मुझे प्यार से सिर्फ डूमिंग भी बुला सकते हो या चाहो तो फैटी भी बुला सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे। असल में मुझे नए दोस्त बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 साल तक हम दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाएंगे। और ये कहकर उसने लिन क्यू से अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा दिया था, जो देखकर लिन क्यू भी उसके साथ हाथ मिलाते हुए उसे अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम लिन क्यू है और मैं नाइट ऑफ गार्डियंस का एक मेंबर भी हूँ। अब ये सुनकर तो डूमिंग वहाँ पे और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो जल्दी से लिन क्यू को वहाँ पे कुछ गिफ्ट देते हुए कहता है ये गिफ्ट हमारी दोस्ती के नाम। लेकिन वो सारे के सारे गिफ्ट इतने ज्यादा महंगे थे कि लिन क्यू भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था कि उसे ये गिफ्ट लेना भी चाहिए या नहीं, पता नहीं ऐसे दोस्त हमें क्यों नहीं मिलते। वहीं लिन क्यू को वहाँ पे इस तरह से सोचते हुए देखकर डूमिंग को लगता है कि शायद उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया, इसलिए उसने लिन क्यू के सामने गिफ्ट का ढेर लगा दिया था। जो देखकर लिन क्यू उससे सवाल करते हुए पूछता है क्या तुम्हारी फैमिली वॉचेस का बिजनेस करती है, जिसपे डूमिंग उससे जवाब
देते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस एक मामूली सी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिसे बस नए दोस्त बनाना पसंद है। पर अभी डूमिंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी उन्हें वहाँ पे अपने सीनियर ऑफिसर की आवाज सुनाई देती है, जो कि आने वाले सभी नई ट्रेनिज को ग्राउंड में इकट्ठा होने के लिए कह रहे थे, वो भी विद यूनिफॉर्म। और उनका ये ऑर्डर सुनकर हम देखते हैं कि थोड़ी देर में सभी ट्रेनिज वहाँ पे ग्राउंड के अंदर इकट्ठा हो चुके थे, जो देखकर मास्टर युआन गैंग आगे आकर अपना इंट्रोडक्शन देकर वहाँ पे अनाउंस करते हुए कहते हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सभी लोग यहाँ पे कौन से बैकग्राउंड से आए हो। जब तुम सभी लोगों ने इस ट्रेनिंग कैंप के अंदर अपना पहला कदम रखा था, तब से ही तुम सभी लोगों की आइडेंटिटी चेंज हो चुकी थी। तुम सभी लोग अब मेरे नए ट्रेनी हो और मैं जानता हूँ कि बाहर की दुनिया ने तुम सभी को बहुत ज्यादा बेकार दिया होगा, जिसके चलते अब तुम सभी लोग बेलगाम घोड़ों की तरह बन चुके होगे। नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि अभी तुम सभी लोग किसी कचरे से भी ज्यादा बेकार हो, लेकिन तुम लोगों को कचरे से एक महान ऑफिसर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। पर इससे आगे मास्टर युआन वहाँ पे कुछ भी कह पाते, उससे पहले हम देखते हैं कि शन केंगजी वहाँ पे अपना हाथ खड़ा करते हुए मास्टर युआन से कहता है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। शन केंगजी को वहाँ पे इस तरह से अपना हाथ खड़ा करते हुए देखकर, ओ तो तुम एक नाइट गार्डियन हो, नाम क्या है तुम्हारा? जिसपे शन किंगजी भी वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहता है कि मेरा नाम शन किंगजी है। लेकिन अब शन किंगजी के पीछे पीछे हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी अपना हाथ उठाते हुए कहने लगे थे कि हम भी आपकी बात से सहमत नहीं हैं। उन सभी लोगों को वहाँ पे इस तरह से मास्टर युआन के खिलाफ बोलते हुए देखकर डूमिंग वहाँ पे लिन क्यू से कहता है, क्या तुम मास्टर युआन की बात से एग्री करते हो? जिसपे लिन क्यू जवाब देते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता उनका कहना गलत था, हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए ही तो आए हैं, इसलिए हमें बाकी बातों के बारे में छोड़कर सिर्फ अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए था। और ये कहकर लिन क्यू वहाँ पे डूमिंग से भी उसकी राय पूछता है, जो कि वहाँ पे लिन क्यू की यहाँ में हाँ मिला रहा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन सभी ट्रेनिंग्स की ये बात सुनकर मास्टर युआन वहाँ पे कोल्ड टून में उन सभी से कहते हैं, बहुत अच्छे, मैं तुम सभी से यही उम्मीद करता था। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने वॉकी टॉकी पे किसी को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि बाहर आ जाओ। अब मास्टर युआन कैसा कहते हम देखते हैं कि अचानक वहाँ का पूरा मौसम चेंज होने लगा था, जो देखकर तो वहाँ पे किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। लेकिन तभी उन काले बादलों के बीच में से मास्कोट की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही कूल तरीके से हवा से होते हुए नीचे आ रहे थे। और जैसे ही वो वहाँ पे नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि उनके कैप्टन ने वहाँ पे अपनी स्पेशल पास को भी रिलीज कर दिया था, जिसके अंदर इतना ज्यादा और प्रेशर था कि सभी ट्रेनिज वहाँ पे अपनी अपनी जगह से खिसकते हुए पीछे हो गए थे। और इसी के साथ मास्कोट वहाँ पे नीचे जमीन पे लैंड होती है। हालांकि उन सभी की एंट्री बहुत ही ज्यादा कूल थी, लेकिन उनके एक मेंबर अचानक ही वहाँ पे अपने घुटनों पे आ गया था और वो रोते हुए वहाँ पे अपने कैप्टन से कहने लगा था, कैप्टन असल में मुझे ऊंचाई से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। अब ये सीन वहाँ पे थोड़ा फनी हो गया था, इसलिए सभी लोग वहाँ पे उनका मजाक उड़ाने लगे थे। लेकिन अभी वो लोग वहाँ पे इसी तरह से उनका मजाक उड़ा ही रहे थे कि तभी उन्हें वहाँ पे मास्टर युआन की आवाज सुनाई देती है, जो कि सभी नए ट्रेनी से कह रहे थे, ये है हमारी स्पेशल टीम है, जिन्हें तुम मास्कोट के नाम से भी जानते होगे। तुम सभी लोगों को अपनी अपनी एबिलिटीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा कमेंट है ना, तो मैं तुम सभी लोगों को चैलेंज करता हूँ, अगर तुम 239 लोगों में से किसी ने भी इनके मास्क कटवा दिए तो तुम लोग ये चैलेंज जीत जाओगे और मैं मान जाऊंगा कि तुम लोग कचरा नहीं हो। लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम लोगों को यहाँ पे सब कुछ मेरे हिसाब से ही करना होगा। मास्टर युआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी ट्रेनी भी वहाँ पे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर चुके थे, क्योंकि उन सभी लोगों को ये चैलेंज बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा था। कहाँ 239 लोग और कहाँ सिर्फ 5 लोगों की टीम है, और यही बात उन सभी ट्रेनीज का हौसला वहाँ पे बढ़ा रही थी। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि उनमें से एक मास्क मैन ने एक ट्रेनी के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहीं पे नॉकआउट कर दिया था। और उसके बाद पूरी मास्क गैंग अपनी अपनी फॉरबिडन पावर्स को एक्टिवेट करने लगी थी, जहाँ उनमें से एक के पास तो टेलीपोर्टेशन पावर थी, जिसके इस्तेमाल करके उसने वहाँ पे उन सभी ट्रेनीज के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों से बरसात करना शुरू कर दी थी। उनमें से एक लेडी कल्टीवेटर भी थी, जिसने अचानक ही वहाँ पे अपने जायंट हैमर को बाहर निकालते हुए अपने सिर्फ एक ही अटैक में वहाँ पे काफी सारे ट्रेनीज को नॉकआउट कर दिया था, जो देखकर तो मास्टर युआन और उनकी टीम को वहाँ पे पूरा यकीन हो गया था कि मास्कोट टीम बहुत ही इजीली इन सभी ट्रेनीज को हरा देगी। लेकिन मास्टर युआन को ऐसा नहीं लग रहा था, उनकी नजरें तो वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर टिकी हुई थी, जो कि डूमिंग को लेकर वहाँ से भाग निकला था। और उस मास्कोट के कैप्टन की नजरें भी वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर ही टिकी हुई थी, वो भी लिन क्यू की पावर्स को टेस्ट करना चाहता था, क्योंकि लिन क्यू भी तो उसकी तरह एक डिवाइन एजेंट था। खैर हम देखते हैं कि लिन क्यू डूमिंग को लेकर वेपन्स वाले वेयर हाउस के पास आ चुका था, लेकिन उसका दरवाजा वहाँ पे बंद था। असल में लिन क्यू चाहता था कि अगर उनके हाथ यहाँ पे कुछ वेपन्स लग जाए तो उन्हें भी यहाँ पे स्कोर टीम का मुकाबला करने में थोड़ी आसानी होगी। लेकिन उस वेयर हाउस का दरवाजा तो वहाँ पे खुल ही नहीं रहा था। इसी बीच वहाँ पे एक मूली नाम की लड़की की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से आते हुए उन दोनों को ही वहाँ पे साइड हटने के लिए कहती है। लेकिन बेचारा डूमिंग तो वहाँ पे मूली की खूबसूरती में ही खो गया था। लेकिन मूली उसे वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सीधा वहाँ पे वेयर हाउस के दरवाजे के पास आ जाती है, जहाँ वो उस बड़े से गेट के ऊपर अपने हाथ रखकर अपनी फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे सोनिक वेव्स को रिलीज करने लगी थी, जिसके चलते देखते ही देखते मूली ने वहाँ पे सक्सेसफुली उस बड़े से गेट को तोड़ दिया था, जो देखकर तो अब डूमिंग के साथ साथ लिन क्यू भी उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि सभी ट्रेनीज वहाँ पे वेयर हाउस के अंदर आ चुके थे और सभी लोग वहाँ पे अपने अपने हिसाब से वेपन्स को भी चूज करने लगे थे, जहाँ मूली ने भी अपने लिए एक स्वॉर्ड को सिलेक्ट कर लिया था और वो अकेले ही वहाँ पे मास्क गैंग का मुकाबला करने के लिए वहाँ से जाने लगी थी, जो देखकर लिन क्यू उसे वहाँ पे रोकते हुए कहता है कि उन 5 में से 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, जो कि हम
सभी को अकेले ही हराने का दम रखती हैं और अगर हम लोगों ने यहाँ पे आपस में हाथ ना मिलाया तो वो लोग हमें बहुत ही इजीली हरा देंगे। लेकिन क्योंकि ये बात मूली को भी सही लगती है और वो उसे वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मेरा नाम मूली है और मेरे पास किसी भी चीज को मूव करने की स्पेशल टेक्निक है और उसी के साथ साथ मैं मूव क्लैन यानी सोर्ड सेक्ट से बिलोंग करती हूँ। जिसपे लिन क्यू भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम लिन क्यू है। लेकिन इससे आगे लिन क्यू उसे वहाँ पे अपने बारे में कुछ बता पाता। उससे पहले ही हम देखते हैं कि डूमिंग वहाँ पे बीच में आ गया था जो कि वहाँ पे मूली को इम्प्रेस करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि अचानक लिन क्यू को वहाँ पे कुछ गड़बड़ महसूस होती है और उसने आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड की मदद से ऊपर हवा में ही किसी के ऊपर अटैक कर दिया था। और ये अटैक लिन क्यू ने वहाँ पे किसी और के ऊपर नहीं बल्कि उन्हीं मास्क वाली गैंग के एक मेंबर के ऊपर किया था जो कि इनविजिबल फॉर्म में यहाँ पे आ चुका था। वो लिन क्यू को वहाँ पे अपने अटैक को इस तरह से रोकते हुए देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहता है, ओ तो तुम मुझे यहाँ पे इनविजिबल फॉर्म में भी देख सकते हो, मानना पड़ेगा तुम बाकी सभी से थोड़े अलग हो। लेकिन अभी वो मास्क वाला मेंबर वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर मूली ने अचानक आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड की मदद से उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि उस मास्क वाले मेंबर के ऊपर इस अटैक का भी कोई असर नहीं होता और वो वहाँ पे मूली की भी तारीफ करते हुए कहता है, ओ एक और इंटरेस्टिंग मेंबर। जबकि मूली उसे वहाँ पे अपनी जगह पे सही सलामत खड़ा हुआ देखकर हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ये मेरे अटैक से बच कैसे गया, क्या इसके पास अपनी बॉडी को दोबारा रिजनरेट करने की पावर है। जिस पे लिन क्यू उसे कहते नहीं, ये कभी भी कहीं भी अपनी बॉडी को इनविजिबल बना सकता है और जब तुमने अपनी सोर्ड की मदद से इसके बाजू के ऊपर अटैक किया था तो उस समय इसने जल्दी से अपनी बॉडी को इनविजिबल बना दिया था जिसके चलते तुम्हारा अटैक इसकी बॉडी के आर पार चला गया। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि बाकी सभी ट्रेनीज ने भी वहाँ पे उस मास्क वाले मेंबर को चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन ये सब देखकर भी वो मास्क वाला मेंबर वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराता, उल्टा वो तो वहाँ पे ये सब देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। जबकि लिन क्यू वहाँ पे सभी को लीड करते हुए कहता है कि इसे हराने का हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है, अगर हम इसे यहाँ पे हरा देते हैं तो हमारे जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ये कहकर लिन क्यू वहाँ पे फैटी की तरफ देखता है जिसने वहाँ पे कोई भी हथियार सेलेक्ट नहीं किया था। और जब लिन क्यू फैटी से इसके बारे में पूछता है तो वो लिन क्यू को जवाब देते हुए कहता है कि असल में मुझे किसी भी वेपन की जरूरत नहीं है। और ये कहकर फैटी ने वहाँ पे उन सभी को लीड करते हुए उस मास्क वाले मेंबर के ऊपर अटैक करवा दिया था। लेकिन वो मास्क वाला मेंबर उन सभी के हमलों से बचता हुआ इनविजिबल होकर उनके पीछे आ गया था। पर लिन क्यू तो उसे वहाँ पे साफ साफ देख पा रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि उसने एक बॉक्स को उठाकर उसकी मदद से वहाँ पे उस मास्क वाले मेंबर के ऊपर अटैक कर दिया था। और उसके बाद लिन क्यू अपनी सोर्ड लेकर आगे बढ़ते हुए लगातार अपनी सोर्ड की मदद से वहाँ पे उस मास्क वाले मेंबर के ऊपर हमले करने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि उसका कोई भी अटैक वहाँ पे उस मास्क वाले मेंबर को छू भी नहीं पा रहा था, जो देखकर मूली भी वहाँ पे लिन क्यू की मदद करने के लिए आ चुकी थी। लेकिन वो वहाँ पे उन दोनों के हमलों को भी बहुत ही इजीली डॉज करता जा रहा था। और जब वो मास्क वाला मेंबर देखता है कि अब ये सभी लोग धीरे धीरे उसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं तो उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी ग्रेविटी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे उस वेयर हाउस की पूरी ग्रेविटी को ही चेंज कर दिया था। और उनमें से एक और मास्क वाले मेंबर ने वहाँ पे अपनी खास पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक खास स्पेस भी बना दिया था जहाँ पे सब कुछ उसी के हिसाब से बना हुआ था। और उस टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाने वाले बंदे की मदद से उस लड़की ने वहाँ पे एक साथ काफी सारे बॉक्सेस के ऊपर अटैक करके उन्हें वहाँ पे लिन क्यू और उसके साथियों की तरफ ही भेज दिया था, जिनसे तो वो किसी तरह से बच गए थे। लेकिन उस ग्रेविटी वाले पर्सन ने वहाँ पे एक बार फिर से ग्रेविटी को चेंज कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो सभी लोग उड़ते हुए वहाँ पे नीचे गिरने लगे थे। पर लिन क्यू ने वहाँ पे मूली और डूमिंग का हाथ पकड़ते हुए उन्हें वहाँ पे बचा लिया था। और लिन क्यू वहाँ पे उन दोनों से कहते हैं कि अगर हमें इस चैलेंज को जीतना है तो सबसे पहले हमें इस स्पेस से बाहर निकलना होगा। जिसपे डूमिंग उसे कहता है कि तुम इसकी चिंता ही मत करो, मैं बहुत ही इजीली तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन अभी बेचारा डूमिंग वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस मास्क वाली लेडी मेंबर ने अपने बड़े से हैमर से डूमिंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे उठा के पीछे फेंक दिया था। और उसी के साथ साथ वो लिन क्यू और मूली के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन वो दोनों वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके सभी हमलों को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। और वही ग्रेविटी वाला बंदा वहाँ पे एक बार फिर से लिन क्यू का मुकाबला करने के लिए उसके सामने आ चुका था, जहाँ वो लिन क्यू के साथ फाइट करके उसे साथ साथ भड़काते हुए ये भी कह रहा था, लड़के मैंने सुना है कि तुम एक डिवाइन एजेंट हो, लेकिन क्या डिवाइन एजेंट इतने ज्यादा कमजोर होते हैं? तुम में तो मुझे डिवाइन एजेंट वाली कोई भी खास बात दिखाई नहीं दे रही। और अभी वो दोनों इसी तरह से वहाँ पे आपस में फाइट कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर बाकी सभी ट्रेनीज वहाँ पे रखे हुए बड़े बड़े बॉक्सेस के अंदर छुपने लगे थे। और इसी बीच लिन क्यू ने भी फैटी की मदद से उस ग्रेविटी वाले बंदे का ध्यान भटकाकर अचानक ही वहाँ पे अपनी एंजल वाली पावर्स को एक्टिवेट करके उस ग्रेविटी वाले बंदे के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे महसूस करके उस ग्रेविटी वाले पर्सन की आवाज वहाँ पे टाइट हो चुकी थी। और वो जल्दी से अपने कैप्टन को वहाँ पे उसकी जान बचाने के लिए कहने लगा था, जो सुनकर उसके कैप्टन ने भी वहाँ पे काफी सारे बॉक्सेस को उठाकर वहाँ पे लिन क्यू के ऊपर अटैक कर दिया था। पर लिन क्यू ने वहाँ पे उनसे निपटने के लिए पहले से ही सारे प्लान को तैयार कर रखा था, क्योंकि जैसे ही वो बॉक्सेस वहाँ पे लिन क्यू के पास आते हैं तो मूली ने वहाँ पे अपनी फॉरबिडन पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी बॉक्सेस को वहीं पे रोक दिया था। और उसी के साथ साथ मूली ने बिल्कुल एंड समय पे एक बॉक्स के ऊपर अपनी सोर्ड से अटैक करते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी करवा दिया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर फैटी ने भी वहाँ पे काफी सारे बॉम्ब्स को उन्हीं मास्क वाली गैंग की तरफ ही फेंक दिया था। हालांकि वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाने वाला बंदा उन्हें वहाँ पे रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन इसी बीच अब बारी थी लिन क्यू के प्लान के आखिरी स्टेप की, जिसमें उन सभी ट्रेनीज ने भी उन बॉक्सेस से बाहर निकलते हुए मास्क गैंग के
ऊपर बॉम्ब्स की बरसात करना शुरू कर दी थी। हालांकि बिल्कुल एंड समय पे वो स्पेस वाला बंदा अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल गया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उन बॉम्ब्स की वजह से वो पूरा वेयर हाउस ही वहाँ पे ब्लास्ट हो गया था और सिर्फ लिन क्यू के प्लान के मुताबिक चलते हुए उन ट्रेनीज ने वहाँ पे मास्क गैंग को वहाँ से भगा दिया था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस इनविजिबल पावर वाले मेंबर की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागा था, जो देखकर टेलीपोर्टेशन पोर्टल वाला बंदा उन सभी से कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था कि उन सभी के साथ डिवाइन एजेंट भी मौजूद है, जिसके साथ डील कर पाना हमारे लिए इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन उनका कैप्टन वहाँ पे उनसे कहता है कि वो सब छोड़ो और जल्दी से निकलो यहाँ से, और भी काफी सारे सरप्राइजेस हमारे यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। और उन सभी को वहाँ से जाते हुए देखकर फैटी ने भी देख लिया था, जिसके बारे में वो लिन क्यू और मूली को भी बता देता है। और मूली वहाँ पे लिन क्यू से सवाल करते हुए पूछती है कि अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, जिसपे लिन क्यू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि सभी नॉर्मल ट्रेनीज अब तक एलिमिनेट हो चुके होंगे, अब बस हमारी तरह के नाइट ऑफ गार्डियंस ही बचे होंगे। अगर हम उन सभी को भी अपने साथ मिला लेते हैं तो हमारा एक छोटा सा ग्रुप बन जाएगा, जिसके बाद इस मास्क गैंग को हराना हमारे लिए इतना ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं होगा। और अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो सभी लोग ट्रेनिंग कैंप में कहीं न कहीं छुपे होंगे, और जहाँ जहाँ वो सभी लोग छुप सकते थे लिन क्यू ने वहाँ पे उसके एक मैप बना दिया था। और उस मैप की मदद से वो मूली और फैटी को समझाने लगा था कि कैसे हमें एक एक करके उन सभी को बचाते हुए उन्हें अपने साथ मिलाना होगा। उसके बाद हम चाओ युआन को देखते हैं, जिसने अपनी जीतने की सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी। हालांकि उसके साथी उसे वहाँ पे बचाना चाहते थे, लेकिन वो तो वहाँ पे अपनी जगह पे हिल भी नहीं रहा था। और इसी बीच मास्क गैंग ने वहाँ पे आते हुए उन सभी का खात्मा करना शुरू कर दिया था। लेकिन वहाँ पे शन किंग जी भी मौजूद था, जो कि उस मास्क गैंग को देखकर भी बहुत ही कूल तरीके से अपनी जगह पे खड़ा हुआ था। और जैसे ही वो इनविजिबल पर्सन वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो शन किंग जी ने वहाँ पे एक बबल डोमेन बनाते हुए उसके अंदर अपने कुछ साथियों को ट्रैप कर दिया था, जिसके अंदर हम देखते हैं कि उन सभी की सांस वहाँ पे बंद होने लगी थी। और इसी बीच हम देखते हैं कि वो इनविजिबल पर्सन वहाँ पे शन किंग जी के ऊपर हमला करने के लिए आगे आ चुका था, लेकिन शन किंग जी ने उसके अटैक को वहीं पे रोक दिया था। और वो उसे वहाँ पे धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने यहाँ पे खुद अपने हाथों से अपने मास्क को नहीं उतारा तो ये सभी ट्रेनीज यहाँ पे अपनी जान गंवा बैठेंगे। यहाँ पे बेचारा वो इनविजिबल पर्सन भी बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। वो शन किंग जी से कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम यहाँ पे अपने ही साथियों को क्यों मारने पे तुले हुए हो। जिसपे शन किंग जी उसे कहता है कि मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और अब बस इन सभी के पास 5 सेकंड ही बाकी है। अगर 5 सेकंड से 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो उसके बाद इन सभी को यहाँ पे कोई भी नहीं बचा पाएगा। और ये कहकर शन किंग जी ने वहाँ पे उल्टी गिनती करना भी शुरू कर दी थी, जो देखकर मजबूरन उस इनविजिबल पर्सन को भी वहाँ पे अपना मास्क हटाना पड़ रहा था। लेकिन वो अपना मास्क हटा पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वो लेडी कल्टीवेटर वहाँ पे अपना हैमर लेकर शन किंग जी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके थी। पर शन किंग जी ने वहाँ पे एक बार फिर से एक बबल बनाकर वहाँ पे उन दोनों ही मास्क वाले मेंबर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करवा दिया था, और वो खुद वहाँ पे उस बिल्डिंग को तोड़ते हुए बाहर आ गया था। और उसी के साथ साथ वो वहाँ पे अपने साथियों से कहता है कि अब एक्टिंग करना बंद करो और जल्दी से भागो यहाँ से। अपने लीडर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी ट्रेनीज भी जल्दी से वहाँ पे भागने लगे थे, जो देखकर वो इनविजिबल पर्सन वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए शन किंग जी से कहता है, तो तुमने मुझे यहाँ पे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। और ये कहकर उसने गुस्से से आगे बढ़ते हुए दोबारा वहाँ पे शन किंग जी के ऊपर हमला कर दिया था। लेकिन शन किंग जी तो वहाँ पे इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी बबल डोमेन को क्रिएट करते हुए उस इनविजिबल मेंबर को वहाँ पे उसके अंदर ही ट्रैप कर दिया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम टीम लीडर को देखते हैं, जो कि किसी पे फोन पे बात करते हुए उससे पूछ रहे थे कि इस बार चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड क्या प्लान कर रहा है। जिस पे टीम लीडर को वहाँ पे काफी कुछ जानने को मिलता है। और उसी के साथ वो फोन वाला पर्सन टीम लीडर से सवाल करते हुए पूछता है कि आपने चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के जिस बंदे को पकड़ा था, क्या उसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला। जिस पे टीम लीडर वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से जवाब देते हुए बताता है कि नहीं, अभी तक हम उसे इंटेरोगेट कर रहे हैं। उसके बाद हमें एक रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के उस बंदे को बहुत ही बुरी तरह से मारते हुए इंटेरोगेट कर रही थी। वो लगातार वहाँ पे उसके ऊपर पंचेस की बरसात करती जा रही थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड के उस बंदे के मुंह से काफी सारा ब्लड भी निकलने लगा था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट कर देना। मैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।